हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा आपको अनुभव होगा। देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का 11 अगस्त 2024 को है या फिर जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है, जैसे कि 18 अगस्त 2024 को है, 21 अगस्त 2024 को है, 25 अगस्त 2024 को है या फिर 28 अगस्त 2024 को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। बिल्कुल पूरा एग्ज़ाम का जो अभी पैटर्न है, 7 अगस्त के दिन जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर पूरा 100 प्रश्न है। और देखिए, इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। आप सभी लोग समझिए कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट यह सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। देखिए, बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा बिल्कुल आपको फीलिंग आएगा। इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। जिनका भी पेपर अभी बाकी है वो लोग इसको एग्ज़ाम के जैसा लगाइए। आप समझिए कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल जो 7 अगस्त को पेपर लिया गया है उसी के पैटर्न पर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, NSSO का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है। आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, NSSO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है ना। और NSSO जो है यह विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक नमूना सर्वे करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि NSSO जो है यह किसके अधीन आता है, तो याद रखिएगा किस मंत्रालय का अधीन आता है, तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन यह आता है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे, और मैंने ऑलरेडी आपको 7 अगस्त 2024 बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। देखिए, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। बताइए, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में वह कौन सा किला है जो अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ यह विश्व धरोहर स्थल भी है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबर का किला। ठीक है ना, अंबर का किला। राइट आंसर इसका क्या होगा? अंबर का किला। ठीक है, यह राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है और यह अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, 400 करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, वहाँ से बड़ा प्रश्न लड़ा है एग्जाम में, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर ही लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, बिहार स्पेशल का भी मैंने 100 प्रश्न कराया हुआ है, उसको भी देख करके जाइएगा। बिहार स्पेशल के प्रश्न बन रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो है ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य जो है किया जाता है, तो यह लोक नृत्य है, इसका नाम है धुनाची। ठीक है ना, धुनाची राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। दिवस से भी प्रश्न पूछा गया है 7 अगस्त के दिन। तो देखिए, 22 दिसंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन महान गणितज्ञ C रामानुजन का जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जरा आप बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका जो है प्रश्न का बदल करके आपसे पूछा गया है। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका राष्ट्रपति में होता है। संविधान का जो आर्टिकल 53(2) जो है, इसके अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और हमारी संसद किससे मिलकर के बनी हुई है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए मूल रूप से आपको याद है कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। 395 यहाँ पर दिया गया है मूल रूप से। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? मतलब कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? अच्छा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये क्रम से याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, जिसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक चला था। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1931, ठीक है ना। चलिए वैसे भी 1931 मैंने बताया है, आसान है, आप ईयर ही समझ जाइएगा पकड़ करके, ठीक है ना। चलिए पहला हुआ था 1930 में, ठीक है, पहला 1930 में हुआ था, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस, अंग्रेजी में इसको पीकॉक डांस कहा जाता है और हिंदी में इसको मयूर नृत्य कहा जाता है, यह किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र लिख दिया गया है ना, तो थोड़ा सा आसान प्रश्न हो गया है। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश दिया गया है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अच्छा पूछा गया था कि समा चकेवा जो है, समा चकेवा यह किसको समर्पित है? तो बिहार से संबंधित है और यह भाई बहन को समर्पित है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और जाट जाटिन भी होता है बिहार में, जाट जाटिन आपको याद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? मूंगफली का उत्पादक, इसमें से प्रमुख उत्पादक कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए गुजरात में मूंगफली का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ठीक है ना, गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये चमोली में है। अच्छा शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में है, ठीक है ना। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, किस चीज़ के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए भारत जो है माइका के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? माइका के उत्पादन में जो है विश्व में अग्रणी है, ठीक है। और माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में भी होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हम लोग समय नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन करना है। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है धुआंधार? तो ये जबलपुर के निकट है, भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में गहरे गोर्ज से बहती हुई है, ठीक है ना। धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, नाथुला दर्रा है कहाँ पर? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम में नाथुला है, सिक्किम में जेलेजपला दर्रा है, दोनों दर्रे को याद रखिएगा। और नाथुला दर्रा जो है ये भारत को जोड़ता है किसको है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ता है तिब्बत को,
जो कि चीन का मतलब है, तिब्बत चीन, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, 1951। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, बताइए। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तथा कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार कानूनों को इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। उच्च न्यायालय अच्छा रीट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसी तरह का। किस अनुच्छेद के तहत? कोई भी रीट जारी करेगा उच्च न्यायालय 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना। 5 प्रकार का रीट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो 62 वर्ष की आयु तक ये पद पर रह सकते हैं। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो ये 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 62 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सब लोग आंसर कमेंट करिए। भारत एक गणतंत्र है तथा इस गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ राज्य का एक प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख, और राज्य का प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, यानी कि कितनी तीलियां हैं, यही तो आपसे पूछा गया है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का भी है लेकिन कन्फ्यूज आदमी हो जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक चक्र में जो है आपका 24 स्पोक्स है ना, 24। तो यहाँ पर देखिए 24 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम के जैसे इसको लगाना है, ठीक है ना। आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से क्या थी? अच्छा 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, कमेंट करके ज़रा बताइए। 5 वर्ष का, 51 से शायद 56 था ना, 1951 से 56 तक। दूसरा 56 से लेकर के 61 तक, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी प्रश्न बनता है, बिहार पुलिस में बना भी है कई बार, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 2012 से 2017 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक रहा था? हर्षवर्धन जो था, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ये 40 से 41 वर्ष तक सत्ता पर ये काबिज रहा था। तो यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना। हर्षवर्धन ये किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का या फिर वर्धन वंश का शासक था। और इसी के समय हेनस्वेंग भारत आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के बाद जो है जो उत्तर भारत में संगठित करने का कार्य किया था यह हर्षवर्धन ने ही किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? पहली महिला स्पीकर लोकसभा की, बताइए। तो ये मीरा कुमार हैं, ठीक है ना। और मीरा कुमार हैं और वे किस लोकसभा की थी? क्रम अगर पूछ लिया जाए तो ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी, ठीक है, बताइए। अंतिम मौर्य शासक आपको पता है कि बृहद्रथ था, ठीक है ना, बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने कर दिया? तो इसकी हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना। और जो मगध की गद्दी थी उस पर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिए शुंग राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराधिकारी, ठीक है ना। तो ये मौर्य के बाद शुंग आए थे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? बताइए जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी?
गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है और जो पहली पुस्तक प्रिंट हुआ था ये बाइबल था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बताइए, बिल्कुल एग्जाम जैसा प्रश्न है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह 69वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये जो आपका 76वां संविधान संशोधन है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होगा। इसको लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें व्यापक जो है संशोधन किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन साहब जो थे, अच्छा बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, मतलब बजाते थे शहनाई, याद रखिएगा। और यहाँ पर जाकिर हुसैन पूछा गया है, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, याद रखिएगा तबला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था बताइए? तो फ्रेंड्स कनाडा में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि टीपू सुल्तान शासक था। टीपू कहाँ का शासक था? शेर मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है ना, 1799 में जो है यह टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, याद रखिएगा आप। क्लियर? चलिए, और इसके पिता का नाम हैदर अली था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि धाप एक लोक नृत्य है। धाप क्या है? एक लोक नृत्य है जो खाली स्थान दिया गया है कि कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस राज्य के? धाप एक लोक नृत्य है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ का है, या फिर पूछ देगा कि किस जनजाति का है या फिर किस राज्य का है। बताइए, तो धाप जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का है। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य का कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था। ठीक है ना, अभी 7 अगस्त के दिन। और यहाँ पर पूछा गया है कि कब इन्होंने शुरू किया था, तो इन्होंने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? G4 में कौन कौन सा है? तो ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से एक है, तो अब यहाँ पर ब्राज़ील दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंडे के सिरके के विलयन में, मतलब अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे को सिरके के विलयन में अगर 24 घंटे तक रखा जाए तो अंडा का आवरण घुल जाएगा। ठीक है ना, आवरण इसका क्या होगा? घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में कौन सा एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? पालक में बताइए, एसिड वाला प्रश्न पूछा गया था ना कि किस अम्ल में कौन सा एसिड होता है, मिलान करके पूछा गया था 7 अगस्त के दिन। बताइए, बिल्कुल पैटर्न वही है 7 अगस्त वाला। तो देखिए इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और टमाटर में भी बताया था ना मैंने, और प्रश्न में पूछा भी गया था, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड, इसके बाद एसिटिक एसिड पाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है मैंने सिरका में। ठीक है ना, और लैक्टिक दूध में पाया जाता है, टार्टरिक इमली में, अंगूर में और कच्चा आम में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? साल्वे की प्रक्रिया का जो सह उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट है, ये क्या है बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे प्रक्रिया का सह उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन बोला जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन्स बोला जाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है, टेट्रासाइक्लिन पर। ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन पर, याद रखिएगा। चलिए देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर पूछा गया है। बताइए। अच्छा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5 अंकों की और 4 अंकों की, ठीक है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यही होगी ना। उसके बाद पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की 9999 होगा। अंतर पूछा गया है तो अंतर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित समीकरण की गणना कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सिर्फ आपको सॉल्व करना है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका। अब देखिए, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही रखिए, फिर इसको सॉल्व करिए। तो ये आपका हो जाएगा 3/5 गुना ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा 4 7 28 7। उसके बाद अब इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। नीचे लिख देता हूँ 35, और ये आपका हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, काटम कुटम कर दीजिए। 5 25, 7 5 35, ठीक है ना। ये नीचे वाला 5 से ऊपर वाला 5 कट गया, तो बच गया आपका ऊपर 5 और एक 3, 15 है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंक 8 0 3 1 तथा 6 के प्रयोग से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना है। इन्हीं अंक का प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, बताइए कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी इसमें से? आप देख करके इसमें बनाइए, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, एक तरह से रीजनिंग टाइप का यह प्रश्न है। तो 103 और 68 देखिए, ऑप्शन यहाँ पर 103 नीचे में दिया गया है, सी में। चलिए उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है। मतलब विली पूछा गया है ना, कि छोटी उंगली की तरफ बहिर्गत भाग से ढका हुआ है जिसे विली कहा जाता है, मतलब किसका है ये? ठीक है ना। तो विली आपने पढ़ा होगा, छोटी आंत का भाग है, ठीक है ना। तो छोटी आंत, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर होगा। देखिए, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो कोई भी जब ईंधन है ना, अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन, जब अपर्याप्त मात्रा में जब ये दहन होता है तो सिंपल सा बात है, उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूँ था, ठीक है ना। 16 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 21% का लाभ हुआ। उसने 27% पर कितना गेहूं बेचा था, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए। तो देखिए, एक इसने बेचा कितना पर? 17 पर, और एक कितना पर बेचा? 27 पर। यही प्रश्न है ना। टोटल उसके पास जो है लाभ कितना हुआ? 21 का, ठीक है ना, 21 का, बीच में 21 लिख दिया। 17 में से 21 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुपात कितना है? तो 6:4 का। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी कि 3:2 का। यही है ना। अब कह रहा है कि उसने 27% पर कितना गेहूँ बेचा? 27% पर, ठीक है ना। तो देखिए, 27% की बात करते हैं, तो 27% पर उसने कितना गेहूं बेचा, यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 16, और देखिए रेशियो कितना है? 3 दूना 5 गुना 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा आपका 640 किलोग्राम, ठीक है। ये 27 पर पूछा हुआ है, तो 640 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, ये आपका कह रहा है कि त्रिभुज PQ है, ठीक है ना। ABC की भुजा क्रमशः AB AC पर इस तरह से है कि रेखाखंड PQ BC के समानांतर है। यदि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल इतना दिया गया है
मतलब अनुपात में, तो भुजा एपी और पीबी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और इसी पर ना पी क्यू भुजा है। ठीक है, करे कि मतलब एबीसी का क्षेत्रफल 16:25 है, एबीसी और पी क्यू ए पी क्यू का और ये पूरा एबीसी का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है, ए पी का स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 और ये 25 हो जाएगा, यानी कि निकल के आया 4/5। ठीक है ना, अब यहाँ से पी भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 5 में से 4 घटा दीजिएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ए पी अनुपात पी बी जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 4:1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे कि आंकड़ा दिया गया है और उसका माध्य पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए, नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ करके 8 से डिवाइड कर दीजिए, 30 आंसर निकल के आ गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से उस सटोरियों को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा। सामान खरीद लिए और उसको आप रख लिए, जब कीमत बढ़ेगा तो आप बेचिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो देखिए तेजड़िया और मंदड़िया ये आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको तेजड़िया बोला जाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसको मंदड़िया बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए तेजड़िया और मंदड़िया के बारे में अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं। ठीक है ना, तो कीमत बढ़ेगा और कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसको मंदड़िया बोलते हैं, मतलब गिरेगा तो मंद, बढ़ेगा तो तेज। चलिए बुल एंड बियर बोलते हैं इसको। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है। तो फ्रेंड्स ये आपका गिर है ना, गिर वन्य राष्ट्रीय पार्क, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उत्तराखंड में है। देखिए नगदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी। नगदी रिजर्व का अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश क्या होगी। नगदी रिजर्व अनुपात जिसको कि CDR बोला जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, उधार देने की गुंजाइश में क्या होगा बताइए, वृद्धि होगा। ठीक है ना, उधार देने की गुंजाइश में क्या होगा, मतलब बड़ी होगी, वृद्धि होगी। चलिए भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन पूछ लिया गया ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फजल अली थे। ठीक है ना, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था 7 अगस्त के दिन। फजल अली थे और इसमें हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पणिकर भी थे सदस्य। ठीक है ना, और आयोग की सिफारिश पर ही 1956 में जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, मतलब प्रदान किया गया बताइए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा गया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, इसी के आधार पर भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1861 राइट आंसर होगा। चलिए भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है ना, और इनको हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले का खान मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ये हीरा के लिए फेमस है। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले। ये किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन जो है कौन था। इसमें से बुद्ध का समकालीन कौन था बताइए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये कन्फ्यूशियस थे, ये महान चीनी दार्शनिक हैं और विद्वान हैं कन्फ्यूशियस, यही गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है ना। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? धर्म चक्र का रंग जो है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये नेवी ब्लू है, ठीक है ना, नेवी ब्लू याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था कि इसमें 14 तीलियां होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह भी प्रश्न जालियांवाला बाग से पूछा गया था इस पर, ठीक है ना। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है और बैसाखी पर्व के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। और देखिए ये जो जनरल डायर था माइकल ओडायर, इसकी हत्या किया था उधम सिंह ने, ठीक है ना। उधम सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में लंदन में जाकर के इन्होंने जो है गोली मारा था इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग पता है ना, फिरोजपुर का चूड़ी उद्योग बड़ा, फिरोजपुर का चूड़ी बड़ा फेमस है, ठीक है ना। फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। चलिए तो यहाँ पर फिरोजाबाद है। चलिए देखिए पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी। ये स्वप्नों का अध्ययन है और ये मनुष्य का अध्ययन है और ये आपका ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। चलिए देखिए प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जिसको कि महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये देखिए डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना, डॉपलर प्रभाव के। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉपलर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप से विशिष्टीकृत किया गया है। भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप से विशिष्टीकृत किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में विश्व का सबसे युवा जनसंख्या है। ये चीज़ आप जानते भी हैं, न्यूज़ में आप पढ़ते भी हैं। साथ ही साथ भारत में प्रजनन दर अधिक होने के कारण बच्चे में जनसंख्या में वृद्धि दर जो है ज़्यादा है और भारत में मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है, जिस कारण से वृद्धि की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ही होगा यहाँ बच्चों और वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। चलिए विकासशील देश वह है जिसमें, विकासशील देश वह है जिसमें वर्तमान मूल्य पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीएनपी जो है इसके माध्यम से किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापा जाता है, ठीक है, और देश के नागरिकों के द्वारा देश में या देश के बाहर किया गया उत्पादन जीएनपी कहलाता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पर देखिए मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? मौसम के उतार चढ़ाव, तो फ्रेंड्स मौसम के उतार चढ़ाव जो है निम्न अक्षांश पर पाया जाता है। ये निम्न अक्षांशों की विशेषता होती है, ठीक है। और निम्न अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा से लेकर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक के मौसम का उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचना है? पूरा ऑप्शन देखिए। आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल की रचना है, ठीक है ना। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा जिल्द है आईने अकबरी, ठीक है ना, और इसमें अकबरकालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर की शासन प्रणाली पर। तो आप देख करके इसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो यह दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए काराकोरम दिया गया है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे, मतलब कहने का मतलब है ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था और इसमें प्रवेश लेने वाली जो प्रथम स्त्री थी वो गौतम बुद्ध की जो माता थी, सौतेली माता प्रजापति गौतमी, यही थी, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पर राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा मैंने बताया था कि आपका कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये सिलचर से पोरबंदर तक है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं फ्रेंड्स झांसी में, ठीक है ना, याद रखिएगा झांसी में ये मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण यानी कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये आपका ये परियोजना जो है ये अंतर्गत आता है NH-44 के, ये NH-44 के आता है, और ये जो आता है NH किसके अंतर्गत आता है? 27 के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये निकाय जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है ना, 6 अगस्त 1952 को, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता आया था किसके शासनकाल में? ये मोरक्को का यात्री था, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? बोध गया का जो आपका ये बोधि वृक्ष है इसको कटवा दिया था, कौन कटवाया था? तो फ्रेंड्स ये कटवाया था गौड़ नरेश शशांक ने, शशांक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, शशांक ने इसको कटवा दिया था। इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में बिहार में की गई सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना किया गया था? बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? बांकीपुर में, पटना में, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरा हुआ था 1922 में गया में, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और ये जो बांकीपुर वाला अधिवेशन था इसमें जो है डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कर दिया गया था 5 रुपये से कम, ठीक है ना। तो 5 रुपये से भी, 1 मिनट रुकिए, 5 रुपये से 1 रुपया, 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 रुपया कर दिया गया था, 5 रुपये से तो कम कर ही दिया गया था, 1 रुपया 5 रुपये से करके कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना जो है इससे लाभ होता है किसको? तो एक तो भारत को होता है, यानी कि कोसी परियोजना बिहार को लाभ होता है और नेपाल को लाभ होता है। ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो बिहार और यहाँ पर देखिए नेपाल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होता है? अम्लीय वर्षा होता है किसके फलस्वरूप? तो फ्रेंड्स वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा, और पूछा भी गया था कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना से कम होगा? 5.6 से कम होना चाहिए, ये प्रश्न बना था, तो इसीलिए उस तरह का प्रश्न मैंने शामिल किया हुआ है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए था। निकट में मैंने बताया था कि अवतल लेंस का होगा, और दीर्घ में उत्तल लेंस का होगा, ठीक है ना। उत्तल को क्या बोलते हैं और अवतल को क्या बोलते हैं? अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बताइए, आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है, ठीक है ना, अपसारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तल अभिसारी। देखिए फिटकिरी का रासायनिक सूत्र, एलम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिटकिरी एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक प्रकार का लवण भी होता है, और इसका फॉर्मूला K2SO4Al2, K2SO4Al2, यानी कि ऑप्शन ए में दिख रहा है K2SO4Al2, SO4 का होल मतलब थर्ड नीचे थी, और 24H2, ये फार्मूला रट जाइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की यंत्र जो है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट को, यानी कि AC को DC में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है ना, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग किया जाता है, और डायोड आपको पता है ना कि अर्धचालक होता है,
तो ये रेक्टिफायर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो न्यूनतम प्रदूषण का कारण कौन बनेगा इसमें से, बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस होगा, नेचुरल गैस, ठीक है ना। धुआं कम मात्रा में जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा लेंस की शक्ति 2.5D यानी कि डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, बताई गई है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्लस में है, यानी कि ये उत्तल लेंस है। इतना क्लियर है ना, उत्तल लेंस है, ठीक है, क्योंकि प्लस में है। अब आपको पता है कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है, 1/P होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस, जिसको कि डायोप्टर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका P कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है, ठीक है। और आपको याद रखना है, जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा तो फोकस दूरी जो आएगा ना, ये हमेशा मीटर में निकलता है जब डायोप्टर में सॉल्व करिएगा। तो जब मीटर में निकलेगा तो आप देखिएगा ऑप्शन में किस यूनिट में दिया गया, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको हम मीटर में है, निकलेगा तो मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। पहले आप इतना निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये कितना होगा, 2.5 × 100 होगा ना, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 10 ऊपर आ जाएगा, तो 25 चौका 100 और 10 चौका 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। तो 40 सेंटीमीटर तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। और मैंने बताया यहाँ पॉजिटिव साइन जो है ये उत्तल का है, नेगेटिव होता तब अवतल होता है। तो ये F = 40 और लेंस जो है ये उत्तल लेंस है। पॉजिटिव साइन देखते समझना है, उत्तल लेंस है। चलिए, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो कल ही मैंने बताया था आपको कि धारा के ये उष्मीय प्रभाव पर, ठीक है ना, धारा के, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी के किस प्रकार संबंधित है? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब क्या दिया गया है, √f के प्रत्यक्ष समानुपाती, f के प्रत्यक्ष समानुपाती, 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी ही होगा, ठीक है ना। 1/f के समानुपाती है पावर ऑफ लेंस। चलिए, f के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अगर 1/, न लिख करके लिखता तो f के प्रत्यक्ष व्युत्क्रमानुपाती होता। कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, ठीक है ना, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कठोर जल जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं इसमें, और यह साबुन के साथ धुंधला सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, जिसे झागयुक्त फेन कहा जाता है। अतः कैल्शियम क्लोराइड सही विकल्प होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड। चलिए, उसके बाद देखिए, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, इसमें से कौन सी धातु अत्यंत अभिक्रियाशील है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आपको पता है वैसे कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। पोटेशियम की बात करते हैं तो आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, उसके बाद एल्युमिनियम है, और उसके बाद जिंक वगैरह है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर एल्युमिनियम ही होना चाहिए ना, ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में पोटेशियम हो तो पोटेशियम लगाएगा, पोटेशियम ना हो तो सोडियम लगाएगा, सोडियम ना हो तो कैल्शियम लगाइएगा, कैल्शियम ना हो तो मैग्नीशियम लगाइएगा, उसके बाद ना हो तब एल्युमिनियम लगाइएगा। चलिए, मैग्नीशियम को हवा में जलना किस प्रकार का ये क्रिया है, अभिक्रिया है? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो है MpO4 है, तो इसमें नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, बताइए। नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपका इसमें से, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? NO3 हो जाएगा ना नाइट्रेट के फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यहाँ पर देखिए कि संवेग में रेखीय और कोणीय दो तरह के संवेग दिए गए हैं, तो और भी आपका क्लियर होगा। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? कल ही मैंने साइंस का जो चैप्टर कराया हुआ था ना, वो जा करके देखिए, जड़त्व का नियम,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योगफल 7 है, तो आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/6 होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 7 से विभाज्य 100 धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 7 से विभाज्य 100 धनात्मक संख्या का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? n इंटू n+1/2, 7 से विभाज्य 100 धनात्मक संख्या का। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा n7 101/2। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 35,350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए 85 नंबर है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का, तो ये आपका विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी कि युक्ति परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर? चिनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। और चिनाब रेल जो है रेल पुल, यह आर्क ब्रिज कैटेगरी में आता है, आर्क ब्रिज की कैटेगरी में चिनाब राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? सोनपुर में आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसको कहा जाता है, और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सोनपुर होगा। उसके बाद देखिए सुंदर शब्द का सही विपर्यार्थक, तो सुंदर का बदसूरत होता है, और सुंदर भी होता है, कुरूप भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बदसूरत है, ठीक है ना, और असुंदर भी तो होता है, कुरूप भी होता है, तो दोनों होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? बताइए। तो CTRL+N होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कार्य क्या है, तो 35 बॉक्स को भरना, यही तो कार्य है। तो कार्य नीचे होता है M मतलब मैन, डे और वर्क। ठीक है ना, इक्वल टू फिर उसी तरह से M2 D2 और वर्क 2 होगा। यानी कि यहाँ पर मैन कितने हैं? व्यक्ति 15, डे कितना है? 7, वर्क कितना है? तो 35 बॉक्स है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए मैन कितने हैं, तो पूछा गया है, इसको x मान लीजिए। डे कितना है? 5, और कार्य कितना है? तो 65। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 39 डेज। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेदोक्त का, तो ये होगा आपका वेद प्लस उक्त। वेद प्लस उक्त ये वाला सही दिया गया है। ठीक है ना, यह गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह क्या है? देखिए पंजाब ऊंची कृषिगत समृद्धि दर से राज्य की गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त किया है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में प्रयोग अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कण का स्रोत जो था वो आपका क्या था? हीलियम नाभिक था। ठीक है ना, हीलियम नाभिक था। ठीक है, हीलियम नाभिक था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हीलियम नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसे विजडम द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया था? 2010 से 20 के लिए, यानी कि पूरे दशक के लिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दशक के लिए किसको बताया गया था? विराट कोहली को बताया गया था। ठीक है ना, चलिए अब अगला दशक जो होगा ये 2020 से लेकर के 2030 तक का होगा, तो ये याद रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिए सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये किसकी वैरायटी है? तो ये फ्रेंड्स गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, सरकारी आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो देखिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? तो केंद्र राज्य संबंध की, मतलब केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए केंद्र राज्य सहयोग, ठीक है। और ये जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन 1983 में किया गया था। चलिए, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को तो उसको हम लोग बोलते हैं पीना। अंग्रेजी में इसको हम लोग पीना बोलते हैं और हिंदी में उसको हम लोग कर्ण पल्लव बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी वाला शब्द याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन, इसीलिए कि 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, भारतीय चुनाव आयोग का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में जो ड्यूमा है, ये रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? टोल्स्टॉय वार एंड पीस इनकी रचना है, ठीक है ना। और इन्होंने निर्धन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अपना स्कोर बताइए पहले, उसके बाद सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।